जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की क्लास में पहले तो आपको करंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे कुछ देखने को, और ये वो सभी मेरे दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं यहाँ पे, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं दोस्त अपने प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए क्या कुछ अलग है। और देखो, आज मैं आपको पहले बता दूं कि आज अपने 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन सभी मेरे भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा प्रॉपर अभी तक साथ दिया है, और आगे भी इसी तरीके से अपना साथ, अपना प्यार और अपना दुलार अपने छोटे भाई पे बनाए रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अब अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार ने हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था तो ये आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे देखो, इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और अगर यहाँ पे गंगा की बात करें, गंगा ऑपरेशन जो चलाया गया था वो चलाया गया था, जो आपने देखा जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था तो यूक्रेन से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए क्या किया था, गंगा ऑपरेशन चलाया गया था। अब देखो, यहाँ पे देवी शक्ति भी दे रखा है, देवी शक्ति भी याद रखना कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो अफ़गानिस्तान में जो नागरिक फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए जो देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया था। तो यहाँ पे आप तीनों समझ चुके होंगे कि भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इंद्रावती आपका जो है वो हैती से, और गंगा जो है वो यूक्रेन से, और देवी शक्ति जो है वो अफ़गानिस्तान से। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो, यहाँ पे दिया गया है गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से किसका बना होता है। तो ये देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो गुर्दा की पथरी है वो मुख्यतः किसका बना होता है। तो यहाँ पे जो आपका जैसे किडनी स्टोन भी बोलते हैं, क्या किडनी स्टोन भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे देखो किसका बना होता है आप तुरंत बताएंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है नामचिक और नामफुक कोयले के भंडार कौन से राज्य में हैं। नामचिक और नामफुक कोयले के जो भंडार हैं वो कौन से राज्य में हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो देखो, इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपका सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब देखो, जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में भी याद रखना आपका है कौन सा, कलाकोट। कलाकोट है, तो वो भी आप याद रखेंगे, कलाकोट। देखो, सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलेंगे तो हमें याद होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो सभी को एक बार लिखना है और नोट करना है अपने नोटबुक में। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते, देखो ये इंपॉर्टेंट है यार, और ये आपसे सत्यमेव जयते है और गायत्री मंत्र है, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। देखो, आपसे अगर गायत्री मंत्र पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ऋग्वेद से लिया गया है। और देखो, आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा वेद पूछा जाएगा तो वो, और सबसे पुराना आपका, तो वो आपका है ऋग्वेद। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और सामवेद जो है, सामवेद से भी याद रखना, यहाँ से संगीत लिया गया था, यहाँ से संगीत लिया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ पे दिया गया है 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। तो मलयालम कवि जो 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है वो कौन है। तो ये देखो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो ये 2023 के पुरस्कार हैं ये 2024 में दिए गए। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा प्रभा वर्मा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा आपका सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ पे दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो आप नोट करेंगे आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 जो कि देखो ये इंपॉर्टेंट है। 164 जो है ये क्या है, ये है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति
164 में आ जाती है। 32 में मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ, लगभग मैंने कल भी बताया था और परसों भी बताया था, 2 दिन से लगातार मैंने बताया। और आज इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा अनुच्छेद 51A, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो यहाँ पे अनुच्छेद 61 भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये भी रोज़ बताता हूँ कि महाभियोग की जो कार्रवाई है राष्ट्रपति जी पे, वो अनुच्छेद 61 के तहत की जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ पे बताइएगा, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो इसका जो सही जवाब आपका है वो हो जाएगा अनुच्छेद 29, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और 24 में क्या दिया गया है, ये शोषण के विरुद्ध कानून जो है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। और ये जो 25 है, ये आपकी धर्म की स्वतंत्रता और धर्म का अधिकार जो है प्रचार है वो आ जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे 25 में। और 29 आपका ये हो गया। 17 आपका अस्पष्टता है। 19 जो आपका है बोलने की स्वतंत्रता है। और 20-21 जो है पर्सनल स्वतंत्रता। तो ये देखो सभी आपको याद रखने हैं, आपसे पूछे जाएंगे दोस्त, और मैं आपको रोज़ बताता हूँ। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। अब यहाँ पे आप सोना तो वैसे पहले ही कट कर देंगे, लेकिन जब तांबा और चांदी देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि 90% आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपको देखो अपना ये जो इसी तरीके से हमारे साथ पेपर में भी होता है कि हमें 2 ऑप्शन दिख रहे होते हैं, फिर हम किधर जाएं ये डिसाइड नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को अगर लिखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न का जवाब है वो हो जाएगा चांदी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और जो तावा है ये याद रखना, ये दूसरा है, ठीक है। मतलब सबसे अच्छा पूछेगा तो चांदी है, अगर दूसरा पूछेगा तो तांबा आ जाएगा आपका। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, रुद्र वर्ग की खोज किसने की थी। पहले तो ये बताओ रुद्र वर्ग हैं कितने और खोज किसने करी थी। ये तो प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल करेंगे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे देखो जो आपका है वो हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। और देखो गैलीलियो ने क्या किया था, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, ये दूरबीन की खोज की थी। फंक ने क्या किया था, इन्होंने विटामिन की खोज की थी, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन रुद्र वर्ग जो वर्ग हैं वो कितने हैं, तो पहले तो देखो एक तो होता है ए, एक होता है बी, और एक होता है ए बी, और एक होता है ओ। तो देखो यहाँ पे कितने हुए, टोटल 4 हुए, याद रहेंगे ना। अब देखो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वग्राही कौन है, ऐसा कौन सा रुद्र वर्ग है जो सभी से खून ले सकता है, तो याद रखना वो ए बी है। कौन सा है, ए बी है। और सर्वदाता कौन है जो सभी को दे सकता है किसी भी वर्ग वाले को, तो वो है ओ। तो ये आप याद रखेंगे और आगे इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल सवाल का जवाब, क्वेश्चन का जवाब सही करके आएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन ए में आ गया। देखो इंदौर जो है ये सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है, ये आपका सबसे स्वच्छ शहर है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे राज्य पूछा है तो आप महाराष्ट्र को लगा के आएंगे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर शहर पूछेगा तो इंदौर को लगा के आएंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये देखो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि देखो अब रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, मार्च 1905 हो जाएगा, ठीक है, मार्च 1905, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये थोड़ा एरर है। और याद रखना जो रेलवे बोर्ड की स्थापना है वो मार्च 1905 में हुई थी। कब हुई थी, मार्च 1905 में हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था,
भाई भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना तो 1905 में बता दिया आपने, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, अगर ये पूछा जाएगा, देखो पूछा तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि रेलवे से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो याद रखना 1950 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1950 में हुआ था, तो आपको याद रहेगा और आप इसे अगर नोट करेंगे तो। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है, तो इनमें से आपको बताना है। देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमें ऑप्शन में ए और बी दोनों मिलता है तो हम दोनों को ही टिक करते हैं, ये 90% सही होते हैं, ठीक है, 90%। अब यहाँ पे देखो समझौता एक्सप्रेस वो भी चलती है और थार एक्सप्रेस वो भी, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच थार और समझौता एक्सप्रेस दोनों चलती हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन कौन सी है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो चलती है वो मिताली एक्सप्रेस चलती है। कौन सी चलती है? मिताली एक्सप्रेस चलती है। देखो ये नोट कर लेना दोस्त। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि एक तो मिताली एक्सप्रेस चलती है और देखो मैत्री एक्सप्रेस भी चलती है, ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस तो वो भी याद रखना। और ये मिताली एक्सप्रेस, हाँ ठीक है, ये मिताली एक्सप्रेस, लेकिन मैत्री एक्सप्रेस और एक है आपकी मैत्री के बाद आती है बंधन एक्सप्रेस, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दो आप जरूर ध्यान रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री और बंधन। और यहाँ पे देखो मिताली एक्सप्रेस दे रखा है तो आप टिक कर दीजिएगा। और बाद बाकी मैं आपको बता दूँ सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भारत की जो ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। तो ये आप देखो याद रखना, मैंने कल की क्लास में बताया था। और सबसे तेज़ चलने वाली जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। वो कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। और इस प्रश्न का जवाब जो मिताली एक्सप्रेस मैंने आपको बताया है वो सही है या गलत, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो ये मत कहना कि आज मैंने पहले भी एक बार ऐसा बोला था तो मुझे एक दोस्त कह रहा था कि भैया आप कंफ्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वाकई में मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ क्या आप इन्हें बाद में चेक करते हैं, लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं या नहीं। तो ये आप देखो मुझे बताएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है हमारा कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो यहाँ पे देखो मैं बोल सकता हूँ कि ग्लोबल हैंगरी इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हैंगरी इंडेक्स। तो आप यहाँ पे बताएंगे ग्लोबल हंगरी इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे था। और ये देखो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो आपका जो सही जवाब है वो 111वां स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11वां स्थान हो जाएगा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है बचपन बचाओ आंदोलन किसने आरंभ किया था। बचपन बचाओ आंदोलन किसने आरंभ किया था। इसमें बच्चों का जो शोषण होता था वो सब और तस्करी ये सब बंद हुआ था। तो आप बताइएगा ये किसने आरंभ किया था। तो ये किया था कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि कब किया था, देखो ऐसा ही वालों भाई लोगों आप विशेष रूप से इस प्रश्न पे ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1980 में। कब? 1980 में। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। इसका आप जवाब करिएगा। देखो 17वां क्वेश्चन है। मात्र 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा और यही कहूँगा कि जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और आप सभी के कान में जिसके मेरी आवाज़ जा रही है उन सभी को इस बार 100% वर्दी मिल जाएगी। और आप भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक बार लाइक वाला थंब वाला बटन ज़रूर दबा देंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज़ आपको 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जिसमें करंट से लेके हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलते हैं और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी कर देना। तो यहाँ पे देखो अब चलते हैं अपने प्रश्न पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर दिया होगा। देखो आप लोगों के सपोर्ट से ही 10K कंप्लीट हुए हैं आज।
तो मैंने आपको पहले ही ये सभी को कह रहा हूँ कि भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अगर इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रहेंगे तो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँगा। देखो यहाँ पे श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे आपको इसका जवाब बताना। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा झेलम नदी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। देखो रामगंगा के किनारे आपका बरेली स्थित है, बरेली, तो ये देखो याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। सरयू के तट पर आपका अयोध्या है, तो ये भी याद रखेंगे। और मूसी के तट पर कौन सा है, तो मूसी के तट पर हैदराबाद है। और गंगा के तट पर आपका हरिद्वार है, तो ये भी याद रखना। वाराणसी है, ये भी याद रखना। तो इस तरीके से आप सभी को याद रखेंगे और एक बार पेपर में जाने से पहले देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है हिमरेखा या स्नो लाइन, इनमें से क्या है, तो इनमें से क्या है हिमरेखा या स्नो लाइन, तो आप बताएंगे। और देखो ये एसआई और कांस्टेबल दोनों लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये आरआरबी में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे इसका सही जवाब है कि वह ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ़ स्थायी रूप से पूरा साल बनी रहती है उसे कहते हैं। तो ये वो लाइन है जिसके ऊपर बर्फ़ हमेशा बनी रहती है पूरे साल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और कहते हैं कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो दोस्त कंटिन्यू बने रहना है। और देखो जो मैदान से हारता है वो कभी भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हारता है उसका जीतना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दोस्त मन से बिल्कुल नहीं हारना है, संघर्ष करोगे सफलता मिलेगी। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो यहाँ पे देखो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बोर्नियो बताएंगे, जो यहाँ पे आपका दिया गया। तो इसे देखो याद रखना, ये एशिया का है। और द ग्रेट निकोबार द्वीप ये जो है ये भारत का है। कहाँ का, भारत का है। तो ये आप याद रखेंगे, सबसे बड़े यहाँ पे दे रखे हैं आपको, विश्व का भी, आपको एशिया का भी, आपको भारत का भी। तो यहाँ पे सभी का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, देखो यहाँ पे दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है। देखो ये आपके लिए करंट का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप इसका जवाब क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और मुझे कुछ मेरे भाई लोगों ने, मैंने देखा कमेंट बॉक्स में लव यू लिख के भेजा, तो मैं उन सभी भाइयों को अपने दिल से लव यू टू बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया जो मुझे पॉसिबल। एक बार मुझे बोला था, जब मेरा 1K हुआ था, तो मुझे एक दोस्त ने कहा था कानपुर के कि भैया एक आने वाले टाइम में आपका 10K भी होगा। लेकिन मैंने सोचा था कि इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हुआ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट था। और आप अगर सपोर्ट बनाए रहेंगे तो आने वाले टाइम में आपको मैं जैसे ही फ़ोन लाऊंगा वैसे PDF और क्लास जो भी कर सकता हूं मैं आपके लिए, वो फ्री सब आपको मिलेगा। और यहाँ पे दिया गया है फ़यान कहाँ का निवासी था, फ़यान जो है वो कहाँ का निवासी था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना फ़यान जो था वो चीन का निवासी था। कहाँ का था, चीन का निवासी था। तो पहली चीज़ तो ये है, आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दूं ये एक बौद्ध भिक्षु था, ये बौद्ध भिक्षु था, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे, एक बौद्ध भिक्षु था। और देखो मैं बताऊँ, ये भारत जब आया था तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था, और ये बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था, ये बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि जो फ़यान था वो भारत में कितने वर्ष तक रहा, ये भी पूछा जा चुका है। तो याद रखना 6 वर्ष तक रहा। कितना, 6 वर्ष तक रहा। तो ये आप देखो याद रखेंगे दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। दक्षिण अफ्रीका यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। देखो यहाँ पे एक और आपका बनता है कि इबन बतूता कहाँ का निवासी था। तो याद रखना वो आप कि मोरक्को का था। कहाँ का था, मोरक्को का निवासी था। ये तो आपको देखो पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे ये बताना है कि ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये आपको याद रहेगा। और देखो अगर सन पूछ देगा भाई, अगर आप SI की तैयारी कर रहे हो, तो ये देखो क्वेश्चन यही होते हैं, इन्हें हार्ड बनाने का तरीका होता है कि कब आया था। अगर ये पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे। तो आप याद रखना बहुत ही ईजी है, 1333।
कब आया था? 1333 1333 में आया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो देखो अगर याद हो आपको, इंडिका किसी ने लिखी थी, वो कौन थे? मैगस्थनीज। तो ये मैगस्थनीज जो था ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? तो मैंने इसको ट्रिक से एक बार याद कराया था, आपको याद हो कि हा और हा, मतलब जो आया था उसका नाम हा से है। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था। कौन आया था? हेनसांग आया था। तो ये भी आप याद रखें। और ये भी देखो चीनी था, ये भी चीनी था ना, तो ये भी याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। जातक किसका ग्रंथ है? देखो कल मैंने आपसे जैन धर्म का पूछा था, आज मैंने यहाँ पे आपसे जातक पूछा है, क्योंकि देखो ये पूछे जाते हैं और आप इसका सही जवाब लगाएंगे बौद्ध धर्म, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और कल जो मैंने आपको जैन धर्म में बताया था, तो उसका आपने क्या जवाब किया था? तो आपने आगम बताया था ना भैया, आगम। तो देखो दोनों ग्रंथ याद रखना, दोनों धर्मों से, आगम जो है वो जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से जातक। तो ये दोनों आपको याद रहेंगे ना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो यहाँ पे आपके प्रश्न का जो सही जवाब है वो होना चाहिए कुषाण शासकों ने। कुषाण शासक, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे नंद वंश का संस्थापक भी पूछा जाता है, जो याद रखना महापद्मानंद था। महापद्मानंद, जिसको क्षत्रिय अंतरक भी बोला जाता था। और नंद वंश का आखिरी शासक जो था वो था धनानंद। कौन था दोस्त? धनानंद था। तो ये भी देखो याद रखना, महापद्मानंद और धनानंद। महापद्मानंद संस्थापक और धनानंद इसका आखिरी था। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, पुड़ा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। क्या साधन था? तो ये आप बताएंगे। देखो यहाँ पे आपका, अगर आपको प्रश्न का जवाब पता है तो ठीक है दोस्त, और नहीं पता है तो आप नोट करिए। उनका साधन था शिकार करना। क्या था? शिकार करना। देखो एक छोटा सा प्रश्न आता है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो इसका सीधा सा एक जवाब याद रखना, प्राग ऐतिहासिक काल पूछा जाता है, जो कि आप याद रखेंगे जिसका कोई लिखित वर्णन ना हो। देखो इसका बिल्कुल रटा रटाया जवाब है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका कोई लिखित वर्णन ना हो। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? देखो ये मैं प्रश्न आपको पहले भी करवा चुका हूँ और मुझे पता है कि ये पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आज फिर रिपीट किया। और जो मेरे साथ पहले के जुड़े होंगे उन्हें तुरंत लगाया होगा HDFC भैया, जो कि ऑप्शन सी। और देखो सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला जो है बैंक है वो भी आपका कौन है? HDFC है। तो याद रखना। और देखो प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो वो क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। ये भी आप याद रखना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका देखो ये इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के अन्नागार पूछा जाता है, स्नानागार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप पहले तो इस प्रश्न का जवाब करिएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और देखो यहाँ से एक चीज़ और मिली थी, काले रंग की चूड़ियाँ। देखो काले से काले याद रखना, काले से कालीबंगा, तो काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो एक जो स्नानागार मिला था वो कहाँ से मिला था? वो मिला था मोहनजोदाड़ो से। स्नानागार कहाँ से मिला था दोस्त? तो वो मिला था मोहनजोदाड़ो से। और यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे, जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंध प्रांत में पड़ता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। और मोहनजोदाड़ो को क्या कहते थे? तो मृतकों का टीला बोला जाता था। क्या बोलते थे? मृतकों का टीला। देखो ये भी पूछे जाएंगे आपसे। और देखो लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडिया एसोसिएशन, देखो ये दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पे आप अगर SI की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि इंडिया एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो हुई थी 1866 में। कब हुई थी दोस्त? 1866 में हुई थी। तो ये आप देखो याद रखना। और कब हुई थी? तो वो भी याद रखना, 20 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 20 अगस्त को हुई थी। तो ये आपको याद रहेगा। किसने करी थी? ये भी पूछा जाता है। तो आप क्या बताओगे? तो आप बताना दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। 20 अप्रैल 1966 दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। कहाँ की थी?
लंदन में की थी। तो आप देखो पूरा यहाँ पे आपको याद हो गया ना, एक एक चीज़ को इसीलिए करवाता हूँ। 20 अप्रैल 1866 दादा भाई नौरोजी लंदन में की। हो गया याद। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो आपको याद रखना 1876। तो आप क्या याद रखेंगे? 1876। देखो यहाँ पे 66 और यहाँ पे 76, मतलब 10 साल बाद। तो ये किसने करी थी? तो ये याद रखना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी थी। किसने करी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है दीनबंधु किसका उपनाम है? दीनबंधु किसका उपनाम है और देशबंधु किसका उपनाम है? देखो ये आप नोट करने वाली चीज़ें हैं, दीनबंधु और देशबंधु। तो यहाँ पे आप बताइएगा जो दीनबंधु है वो किसका उपनाम है? तो दीनबंधु है यहाँ पे एंड्रूज दिया गया है ना, CF एंड्रूज का। और यहाँ पे देशबंधु की अगर बात करेंगे तो चित्तरंजन दास। देखो अगर देशबंधु की बात करोगे तो कौन हो गया? चित्तरंजन दास। तो ये भी देखो याद रखोगे ना दोस्त, भूल तो नहीं जाओगे। और यहाँ पे देखो वल्लभ भाई पटेल जी का भी याद रखना, इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया। सरदार की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने। कब? बारदौली के सत्याग्रह में। तो ये भी आपको याद रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो देखो यहाँ पे 2024 की बात है मेरे भाई, इससे आप ज़रूर नोट करना। और यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 5 लोगों को। 5 लोग मैं लिख देता हूँ और आप याद रखना। देखो एक तो है MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। तो आपको ये याद रहेगा ना। देखो और ये तो हो गए पहले। दूसरे कौन है? तो दूसरे कर्पूरी ठाकुर। कौन है? कर्पूरी ठाकुर। तो देखो ये दूसरे हो गए, इन्हें भी याद रखना। और तीसरे लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं ये तीसरे हो गए। और देखो चौथे चौधरी चरण सिंह। कौन हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पे देखो ये चौथे हो गए चौधरी चरण सिंह। और देखो PV नरसिम्हा राव। तो PV नरसिम्हा राव जो हैं वो 5वें हो गए। तो यहाँ पे 5 लोगों को दिया गया है और इनमें से ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। और ये 5 नाम भी देखो MS स्वामीनाथन और दूसरा आपके कर्पूरी ठाकुर जो हैं इन्हें याद रखना, लाल कृष्ण आडवाणी को याद रखना, और ये आपके चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, और ये आपके PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 लोग आपके पूरे हो जाते हैं। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट पर पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब आप गलत नहीं करेंगे। तो इनमें से आपका विशाखापत्तनम हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाद बाकी आपको दे रखे हैं कांडला बंदरगाह और मुंबई, तो ये आपके कहाँ हो जाएंगे? ये आपके देखो ये आपका पूर्वी है, तो ये आपके दोनों पश्चिम हो जाएंगे। तो ये भी देखो याद रखना, पश्चिमी पूछेगा तो आप कांडला और मुंबई बंदरगाह याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? मैं रोज़ एक जनजातियों से आपको कराता हूँ। देखो यहाँ पे आपका जो पिग्मी जनजाति, यहाँ पे जो आंसर लगे हुए हैं वो गलत है, ठीक है, ये आप याद रखना। पिग्मी जनजाति अगर पूछा जाएगा तो ये कांगो के हैं। कहाँ के? कांगो के, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। याद रहेगा ना। आपको कल मैंने बताया था कुकी जनजाति। कौन सी बताई थी? कुकी जनजाति। कुकी जनजाति बताई थी ना, आपने नोट करा होगा। तो आप जवाब करेंगे तुरंत भैया मणिपुर। कर दिया ना। देखो जुलू जनजाति मैंने बताई थी आपको, मैं जुलू जनजाति भी बता चुका हूँ, जो कि दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। और थारू जनजाति आप याद रखना, थारू, ठीक है। थारू जनजाति जो है ये नेपाल में भी पाए जाते हैं और भारत में भी। तो ये आप याद रखना। हो सकता है कि थारू भी आपसे पूछा जा सकता है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी। तो ये कहाँ से कहाँ चली थी? तुम यहाँ तक जो ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सही जवाब आपका दिल्ली से चेन्नई हो जाएगा। और भारत से पाकिस्तान और भारत से बांग्लादेश, आप दोनों ट्रेन बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर बताएंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। सुंदरी पेड़ कहाँ पाया जाता है? देखो 34 नंबर है, 17 दूनी 34। फिर 1 मिनट के लिए ब्रेक लूँगा और उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। अभी तक जितने भी मेरे भाई बहन, देखो इससे पहले वाली क्लास जो थी मुझे पता है उस पर बहुत अच्छा आप लोगों ने रिप्लाई दिया, बहुत अच्छा लाइक किया। तो पहले तो उसके लिए आप सभी को दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद। और देखो दोस्त, एक बार अपने भाई को यार लाइक वाला बटन दबा दो। कर भला तो हो भला। आप किसी गरीब की मदद करेंगे तो फिर आपका भी भला होगा। और देखो यहाँ पे दोस्त, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो आप ये आदेश मानिएगा कि मैंने आपसे कहा है एक बार लाइक कर दो, तो आप लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि
जितने भी मैंने आपको पहले भी कहा था कि 10 के आप लोगों के शेयर करने से ही हुआ है, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा स्कोर आगे हो पाएगा। तो यहाँ पे सुंदरी पेड़ पूछा गया है कि कहाँ पाया जाता है। तो सुंदरी पेड़ जो है ये याद रखना, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर पाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। और देखो सुंदरीवन जो डेल्टा है ये आप याद रखना, सुंदरबन का डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी याद रखना। और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और देखो सुंदरवन वो भी है आपका, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो वो भी आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सब अगर सुंदरबन नाम लगता है या सुंदरी पेड़ पूछा जाता है तो ये सब आपका पश्चिम बंगाल में है। और इस डेल्टा का नाम जरूर याद रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किस राज्य में है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है दोस्त वो हो जाएगा गुजरात, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो भी आपका गुजरात में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। राजस्थान में मैंने आपसे कल पूछा था, मुझे अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। तो राजस्थान में देखो आपका घाना पक्षी विहार है। कौन सा है? घाना जो है वो कहाँ पर है? तो वो आपका राजस्थान में है। और देखो आपसे जो मैंने कल आपको बताया था हरियाणा में सुल्तानपुर बताया था ना, तो सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य, जो पक्षी पार्क है, जो पक्षियों का सुल्तानपुर, तो वो याद रखना आपका हरियाणा में है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी यार दिमाग से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, नहीं याद आता है, तो उसके लिए यार माफ़ी चाहते हैं। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। कौन दिशा में पृथ्वी घूमती है अपनी कक्षा में? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना, जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व को घूमती है। कहाँ? पश्चिम से पूर्व को। तभी तो देखो सूर्य कहाँ जाता है? सूर्य पूर्व से पश्चिम को जाता है, उल्टा जाता है ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे, तो एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं, तभी ऐसा हो पाता है। अब यहाँ पे दिया गया है, देखो 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं? तो 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं? तो ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? टोटल 6 लोगों को किया गया है। कितने? टोटल 6 लोगों को। और देखो 16 लोगों को शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। 16 लोगों को शौर्य चक्र प्रदान, तो ये भी देखो याद रखना। और वीरता के लिए टोटल जो है वो 80 पुरस्कार दिए गए हैं। कितने? टोटल 80 पुरस्कार की घोषणा हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। और देखो मैंने आपको उधर उस दिन पद्म पुरस्कार बता रहा था, तो 5 जो हैं वो 5 विभूषण पद्म विभूषण जो हैं, और 17 जो दिए गए थे वो पद्मश्री दिए, वो पद्म भूषण दिए गए थे, ठीक है। और जो पद्मश्री थे वो 110 दिए गए थे, और टोटल ये 132 दिए गए थे। तो ये देखो मुझे कैसे याद हुए, क्योंकि मैंने इनको नोट किया और प्रॉपर आप लोगों के साथ में शेयर करता रहा। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि पिछौला झील कहाँ पर स्थित है? पिछौला झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर। और देखो उड़ीसा में चिल्का है, चिल्का, तो चिल्का भी आप याद रखेंगे। चिल्का कहाँ है? तो उड़ीसा में पड़ती है। और जम्मू कश्मीर में देखो आपकी नाग, नागिन, शेष नाग, ये अनंतनाग जितने हैं वो आपके जम्मू कश्मीर। आपकी बुलर भी जो है ताजे पानी की झील, वो भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये आप सब याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो भाई याद रखना किसकी होती है? एंजाइम की होती है। किसकी होती है? एंजाइम की। और देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? बताइएगा। अगर आपको किसी को भी पता है तो इसका जवाब आप जरूर करेंगे। मैं रुक जाता हूं 10 सेकंड के लिए। आपने अगर इसका जवाब कर दिया कमेंट बॉक्स में, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं दी बंगाल गजट। क्या आपका चेक करिएगा, सही जवाब है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, किसने किया था, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है ना। तो आप याद रखना कि ये जो बंगाल गजट स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1779 में। कब हुआ था दोस्त? 1779 में। कहाँ? कोलकाता में। कहाँ हुआ था दोस्त? कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। और देखो किसने किया था? जेम्स आंगस्टन ने किया था। किसने? जेम्स आंगस्टन ने किया था। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त, और आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और चलते हैं। और ये देखो इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, ये दोनों याद रखना, ये महात्मा गांधी जी ने किए थे। चलो, किसने? महात्मा गांधी जी ने। और देखो ये हो सकता है कि आपसे
पूछ लिया जाए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा से संबंध है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा से संबंध है? तो ये देखो इस तरीके के पूछे जाएंगे। आप क्या बताएंगे? तमिल लगाएंगे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो मैं रोज़ आपसे कहता हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो दिया गया है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो आप तुरंत बताएंगे महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जितने भी प्रश्न अभी तक आपको बताए हैं आपने नोट किए होंगे। और अगर आपसे यहाँ पे दक्षिण घाट की पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तो अन्नामुड़ई जो है ये आपके दक्षिण घाट की हो जाएगी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के ओर चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उन्हें सबको ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा सोचना था ही नहीं। इस तरीके के जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और देखो पुच्छल तारे से भी एक प्रश्न बनता है। क्या बनता है? ये कितने दिनों के बाद दिखाई देता है, ये पूछा जाता है। तो याद रखना, ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितना? 76 वर्ष बाद। मतलब कि आदमी, कोई भी आदमी वो अपने जीवन में एक ही बार देख पाएगा भाई, है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? देखो ये आपका हाल ही का है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप इसका जवाब क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा INS संध्याग, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत में वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? भारत में वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस जयशंकर जी जो हैं वो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी कौन हैं, ये आप दो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न मैं कल आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और तभी मैं कहता हूँ कि प्रीवियस क्लासों को अगर आप देख लेंगे ना, तो आगे आपका रिदम बना रहेगा कि आप किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से हम लोग करते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो दिया गया है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। पहली, तो पहली जो है वो कहाँ हुई थी, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो याद रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, आपके RRB में पूछा भी जा चुका है दोस्त, ये RRB में पूछा भी जा चुका है। अब आप क्या बताएंगे? रिसरा में हुआ था। और देखो यहाँ पे आप याद रखना कि पूछ लिया जाए कि कब हुआ था, तो वो भी याद रखना 1855 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1855 में हुआ था। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये तो आपका हो ही जाएगा। और ये कहाँ पर हुआ था, हो सकता है ये भी पूछ ले, ये कोलकाता में हुआ था। रिसरा जो है ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। मुझे पता था कि ये डाउट होगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे बिहार भी याद रखना, बिहार में क्या हुआ था? तो यहाँ पे पहले लौह इस्पात उद्योग जो था वो स्थापित हुआ था। क्या हुआ था? लौह इस्पात उद्योग। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की जो मृत्यु है वो भारत के बाहर हुई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए राजा राम मोहन राय जी, जो कि ऑप्शन है। इनकी समाधि स्थल पूछी जाती है, जो कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल बताया था ना, ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? आप बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है। और देखो मैं बताऊँ, ये जो ब्रिस्टल है ये एवन नदी के किनारे स्थित है, एवन नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो इन्हें जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत का जनक भी बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे और इन सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलना है। और देखो नेक्स्ट है हमारा कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया है? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया है? ये भी RRB के पेपर में पूछा जा चुका है। आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब वो 1843 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1843 हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। और हमारे दो प्रश्न रह रहे हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? 1857 की क्रांति में झांसी से क्रांति का नेतृत्व किया था रानी जी ने। और देखो यहाँ पे इनका नाम जो है वो मणिकर्णिका है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इन्हें देखो मनु भी बोला जाता था, इनके बचपन का जो नाम है वो मनु भी है। तो ये भी याद रखेंगे। ये कहाँ की थी? तो ये बनारस की थी। इन्हें बनारस की लोकल क्वीन या हाँ लोकल, शायद लोकल गर्ल या लोकल क्वीन बोला जाता था। ये आप देखो मुझे बताएंगे। और ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे कि क्वीन या फिर
लोकल गर्ल, तो लोकल गर्ल हो सकता है। और यहाँ पे देखो दिया गया है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। देखो जिसने ये लास्ट क्वेश्चन नहीं देखा होगा दोस्त, मैं आपको बता दूं, जब भी वो क्लास के वो जो पेपर के अंदर देखोगे ना, तब आप कहोगे कि भैया काश हमने उस टाइम देख लिया होता। तो यहाँ पे देखो आप क्या बताएंगे, जो भारत है वो तीसरे नंबर पे आ गया है। क्या? तीसरे नंबर। और ये जो लिस्ट है, जो रिपोर्ट है, ये 2024 में जारी की गई है, तो ये भी आप याद रखना, 2024 में जारी की गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो मैं आपको बता दूं आज कैसी क्लास आपको लगी, आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में क्लास को एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को यार शेयर भी कर देना। और देखो 10K होने के लिए जिसको भी पार्टी चाहिए, मानसिक रूप से मेरी तरफ से आप सभी को एक एक समोसा दिया जाता है। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।